हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिचा जीएस क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटी। तो पॉलिटी में अभी तक हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? पहली बात तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 ईस्वी में। कब आया था? 1781 ईस्वी में। अब ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ये क्यों आया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए, यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें जो कुछ भी त्रुटियां थी उसके सुधार के लिए आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एडमंक बर्क ने सेलेक्ट कमिटी का गठन किया। ठीक है, मतलब सेलेक्ट कमिटी का गठन किसने किया? अगर क्वेश्चन आए सेलेक्ट कमिटी का गठन किसने किया तो एडमंक बर्क। ठीक है, एडमंक बर्क। और ये जो एडमंक बर्क जो थे वो प्रवर समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, प्रवर समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन? एडमंक बर्क। इसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हुई। तो बंगाल की सरकार को बिहार एवं उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या खेला हुआ है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत हुआ ये है कि बंगाल की सरकार को बिहार एवं उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार भी था। इसके बाद क्या होता है? ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है उसको और कौन कौन नामों से जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को बंगाल का जुडिकेटर एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का जुडिकेटर एक्ट। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि बंगाल का जुडिकेटर एक्ट किसे कहा जाता है तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, इसके बाद इससे और क्या कहा जाता है? संशोधात्मक अधिनियम। क्योंकि भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार या संशोधन के लिए ही तो ये एक्ट आया था, इसलिए इस एक्ट को संशोधात्मक एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये रहा आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद हम अगला देखेंगे 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें क्या क्या दिया गया है? तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था उसमें आप देखते हैं कि इस एक्ट द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। तो इस एक्ट इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ? डुअल सिस्टम आया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा डुअल सिस्टम आया। ठीक है, अब ये जो डुअल सिस्टम है उसमें क्या क्या था? तो पहला क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे व्यापारिक मामलों के लिए रखा गया था। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो क्या करते थे? व्यापारिक मामलों को देखते थे। ठीक है, व्यापारिक मामलों से संबंधित कौन था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखते हैं कि राजनीतिक मामलों से संबंधित कौन था? राजनीतिक मामलों से संबंधित जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करता था? राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करता था, यानी राजनीति के मामलों को देखता था। कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे? व्यापारिक मामलों के लिए कार्य करते थे। अब देखते हैं 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी मिला। तो गवर्नर जनरल को क्या हुआ? वीटो पावर मिला। किस एक्ट से? 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट से। ठीक है, अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है उसमें आपको यही देखने को, यही जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डुअल सिस्टम जो आया था वो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट से आया था। और ये जो डुअल सिस्टम है उसमें क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि व्यापारिक मामलों के लिए कार्य करते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया करते थे। अब इसके बाद हम देखते हैं 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या है? तो
भारत में लिखित कानून इसी एक्ट से 1793 के चार्टर एक्ट से ही भारत में लिखित कानून आया। ठीक है, लिखित कानून हुआ। अब देखते हैं कि 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन राजस्व से दिया जाएगा। अब ये जो 1793 का चार्टर एक्ट है इसमें क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी हैं उनको जो वेतन यानी सैलरी है वो रेवेन्यू से मिलेगा, यानी राजस्व से दिया जाएगा। तो आपका यही एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजस्व से वेतन दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है इससे क्या क्या हुआ, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जब भारत आई तो उसका एकाधिकार था, वो अपने मन के हिसाब से यहाँ पे भारत पे व्यापार करता था, भारत पे रूल करता था। और ये सारी चीजें 1813 के चार्टर एक्ट से समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में और क्या क्या हुआ। चीन एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी 1813 ईस्वी में हुआ ये कि अगर जो कंपनी को जो व्यापार करना है वो व्यापार वो चीन और पूर्वी देशों के साथ कर सकता है। वो भी जो व्यापार करेगा वो चाय का व्यापार करेगा, चीन और चाय का व्यापार। ठीक है, तो चीन और पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार करेगा वो चाय का व्यापार करेगा और इस व्यापार को 20 वर्षों तक के लिए अधिकार दे दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और शिक्षा के लिए 1813 के चार्टर एक्ट से ही शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। यानी 1813 के जो चार्टर एक्ट थे उसमें क्या हुआ कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया गया था। अब 1813 के चार्टर एक्ट से ही ये हुआ कि ईसाई पादरियों को भारत में प्रचार और प्रसार के लिए अधिकार दे दिया गया। इससे पहले वो भारत में प्रचार नहीं कर सकते थे, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट से हो ये गया कि जो ईसाई पादरी थे वो भारत में प्रचार प्रसार कर सकते थे ईसाई धर्म का। तो ये जो सारे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको अवश्य याद हो जाएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो। धन्यवाद।